नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपको फिर से स्वागत है रीडिंग पथ के यूट्यूब चैनल में। मैं आर.के. जोशी। ये मेरा वर्ण आज मैं फिर वर्ण पढ़ाने जा रहा हूँ, जो तीसरा लेक्चर होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि वर्ण, आज वर्ण में कुछ मुख्य तथ्य मैं बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? कुछ मुख्य तथ्य बताने वाला हूँ, और यानी कि वर्ण एवं उनके उच्चारण स्थान पे बात करने वाला हूँ मैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ग। वर्ग के बाद होता है वर्ण लिखा हुआ, और वर्ण के बाद जो मैं लिखा हूं ये उच्चारण स्थान लिखा हूं। समझ गए? अब वर्ग में अगर देखा जाए तो कवर्ग हो गया, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, मतलब 5 वर्ग। कितना वर्ग? 5 वर्ग। ये पांचों वर्ग का क्या देखेंगे हम लोग? उच्चारण स्थान देखेंगे। और इसके साथ साथ कुछ और भी वर्ण है, उनका भी उच्चारण स्थान देखेंगे। ठीक, तो चलिए, यानी कि सबसे पहले करते हैं कवर्ग का। वर्ग में कवर्ग का तो आप सभी जानते हैं, का से लेकर पूरा कवर्ग वाला इसका उच्चारण स्थान जो होगा, कवर्ग में जितना भी वर्ण आएगा, कवर्ग में जितना भी वर्ग आएगा, वर्ण आएगा, इस सब का सब इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में आप देखिए, एक विशेष परिस्थिति में आप देख सकते हैं क्या कि क ख ग घ, ये तो मैं बता दिया, लेकिन ये चीज को आप देखिए, आ हा, इनका भी उच्चारण स्थान आपका कहां दिखा रहा है? यानी कि कंठ। इनका भी उच्चारण स्थान कहां है? कंठ। आप बोल के देखिए, ह, यानी कि देखिए आपका जीभ अहोर पूरी तरह से स्थिर है, तो आवाजें कहां से निकल रही है? आवाजें आपका निकल रही है कंठ से। ये कंठ जो आप देख रहे हैं, यहां से आपका क्या हो रही है? आवाजें निकल रही है। इसलिए कवर्ग वाले वर्ग को मैंने क्या बोला? वर्ण को, कवर्ग वाले वर्ण को मैंने क्या बोला कि इसका उच्चारण स्थान जो है आपका कंठ है। क, ख, ग, घ, और इधर ह, ये सभी का उच्चारण स्थान जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि कहां है? कंठ। कहां? कंठ। ठीक उसी प्रकार से मैं बारी बारी से सभी में बात करूंगा। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं चवर्ग वाला वर्ण में, चवर्ग वाला वर्ण में च, छ, ज, झ, यहां तक आप जो देखिएगा तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु। मतलब इसको उच्चारण आप कीजिएगा, इसको बोलिएगा तो आपका जिह्वा जो है तालु में जाकर सटेगा। लेकिन इसमें कुछ और भी वर्ण है जो हमेशा याद रखना पड़ता है। एग्जाम के बेसिस पे हमेशा क्या रखना पड़ता है? याद। वो कौन कौन सा वर्ण है देख लीजिए। छोटा ई, बड़ा ई, या, स और ज्ञान। आपको ज्ञान लग रहा होगा, बोल रहे हैं तो नाक से निकल रहा है, तो इसे दो तरफ से रखा जाता है, दोनों तरफ में रखा, दो जगह रखा जाता है। यानी कि दो जगह, एक रखा जाता है आपको तालु वर्ण में भी, और एक रखा जाता है आपका यानी कि नासिक व्यंजन में भी रखा जाता है। ये केवल मैं बात किस पे किया? ये बात मैं केवल कर रहा हूं ज्ञा पे। बाकी सब आपको च, छ, ज, झ, छोटा ई, बड़ा ई, या और श, इसका उच्चारण स्थान सभी का तालु है। और साथ ही साथ किसका उच्चारण? यानी कि ज्ञा का। लेकिन ये ज्ञा जो है आपका नासिक व्यंजन में भी आ जाता है। कैसे? आप बोल के देखिए, ज्ञो, ज्यो, नाक से आवाज निकल रही कि नहीं? ज्यो निकल रही ना नाक से। और इसको यानी कि साथ साथ इसको तालु वर्ण में भी कहा जाता है, इसे तालु वर्ण भी कहा जाता है। तो इस बात को याद रखेगा। यानी कि कवर्ग का, चवर्ग का तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ याद रखेगा ई, या, स, ये भी आपका तालु वर्ण में आएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? आगे आपके बीच में आने के बाद यानी कि टवर्ग वाला वर्ण जितना भी आ रहा, ट, ठ, ड, ढ, यहां तक, ये आपका क्या हो गया? मूर्धा वर्ण हो गया। कैसा वर्ण हो गया? मूर्धा वर्ण। मेरा कहने का मतलब यह है कि मूर्धा वर्ण, मूर्धा से इसकी ध्वनियां निकलती है, आवाज निकलती है, मूर्धा ध्वनियां भी बोल सकते हैं। क्यों? कैसे? यानी कि जब आप बोलिएगा ट, ठ, ड, ढ को, तो जिह्वा क्या करता है? आपका योगा करेगा। बोलते समय क्या करेगा? योगा करेगा। बोल के देखो, ट, ठ, ड, ढ, मतलब जिह्वा आपका क्या होगा? मुड़ जाएगा बोलते समय। ट, ठ, ड, ढ, इस प्रकार से। तो उसके साथ साथ और भी है, र, री, स। सुनाई दिया?
र री स, यानी कि इसको भी आप क्या कह सकते हैं कि मूर्धा वर्ण कहा जा सकता है, पूरी रूप से मूर्धा वर्ण कहा जा सकता है र री स को, क्योंकि इसका भी उच्चारण में आपका क्या हो रही है, जिह्वा योगा कर रही है, उल्टा हो जा रही है, जिह्वा क्या हो रही है, उल्टा हो रहा है। तो इसे भी आप किस में याद रखना बच्चे, यानी मूर्धा वर्ण में, एग्जाम के बेसिस के लिए। आगे आगे बढ़ते त्वर्ग में। त्वर्ग वाला जो वर्ण है त थ द ध, यहां तक आप जानते हैं कि दंत वर्ण है। कैसा वर्ण है, दंत है। इसका उच्चारण स्थान कहां है, दंत है। मतलब यह है कि जीव जो है यानी कि दांत के प्रयोग के बिना बोला ही नहीं जा सकता, दांत के प्रयोग के बिना बोला ही नहीं जा सकता। ता थ द ध इस प्रकार से, और साथ ही साथ और भी वर्ण इसके साथ आया है, ल स, ल और स जो है इसको भी दंत वर्ण कहा जाता है। इसे भी क्या कहा जाता है, दंत वर्ण कहा जाता है। मतलब उच्चारण स्थान कहां है, तो दंत होता है। ल और स का भी उच्चारण स्थान कहां होता है, ल और स का कहां होता है उच्चारण स्थान, आपको क्या मैं बता रहा हूं, यानी कि दंत होता है। ल और स का भी उच्चारण स्थान कहां होता है, दंत हो रहा है। इसी प्रकार से मतलब ता था दा धा, इसी प्रकार से इसी भी बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ला और सा का उच्चारण स्थान कहां, आपका दंत हो रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका पवर्ग वर्ग में जितना भी वर्ण आ रहा है आपको, यानी कि प फ ब भ और म, इसे तो आप जानते हैं, इसे आप पूरी तरह से जानते हो कि इसका उच्चारण स्थान जो है होठ है। होठ कहने का मतलब कि आप जब बोलोगे तो होठ क्या होगा, दोनों के दोनों होठ, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों होठ सटेगा, प फ ब भ म, सट रहा। लेकिन बात यहां पे कुछ और है कि ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भी उच्चारण स्थान क्या है, होठ है। कैसे, आप बोल के देखिए, खुद से बोल के देखिए, ऊ, होठ क्या हो रहा है आपका, गोल हो रहा है, ऊ हो रहा है कि नहीं होठ गोल, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको भी होठ वर्ण बोला गया, होठ वर्ण बोला गया है, होठ वर्ण, इसका भी उच्चारण स्थान क्या, होठ होता है। चलिए उसी प्रकार से एक थोड़ा सा नोट पॉइंट यहां पे देख ले जाए। इस प्रकार से नोट में अगर देखते हैं तो अंग, न, म और अन, साथ साथ ज्ञा, ये सबके सब आपका नासिक व्यंजन में आता है। कहां आता है, नासिक व्यंजन में आता है। बोल के देखिए ना, बोलिएगा तो सभी का उच्चारण स्थान वो कहां निकल रहा है, नाक से निकल रहा है। कहां से, नाक से निकल रहा है। अब बोल के तो यहां देखिए, अब बोलिए इसको, अंग, न, म, अन, और यहां ज्ञ। इस प्रकार से आप जब बोल रहे हो तो इसका उच्चारण स्थान कहां, यानी कि नासिक, नाक से निकल रहा। इसका उच्चारण स्थान कहां से निकल रहा, नाक से। ये तो आपको पूरा मैं इस तरफ वाला बता दिया। अब कुछ और भी विशेष वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दो मुख के दो भागों से मिलकर निकलेगा, उसका उच्चारण स्थान बनेगा मुख से दो भागों का। वो कैसे, देख लीजिए। जैसे मैं वाह बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, वाह, तो वाह में कह रहा है कि दंतोष्ठ आ रहा है। क्या आ रहा है, वाह जब मैं बोल रहा हूं तो कह रहा है कि दंतोष्ठ आ रहा है। कहने का मतलब दांत और होठ दोनों का प्रयोग हो रहा है। अब वाह बोल रहा है, वाह बोल रहा है तो होठ क्या हो रहा है, गोल हो रहा है। क्या हो रहा, गोल हो रहा है, और यानी कि दांत में भी सट रहा है, दोनों दांत सट रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, दंतोष्ठ बोला गया। अब उसी प्रकार से आप देखिए आगे, ओ और आव को, ओ और आव को देखिएगा, किसको कह रहा है, कंठोष्ठ वर्ण बोला जा रहा है। बिल्कुल, ओ कहां से निकल रही है, ओ आवाज कहां से निकल, कंठ से। लेकिन होठवा क्या हो रहा है आपका, होठ क्या हो रहा है, गोल हो रहा है। ओ आवाज तो कंठ से निकल रही है, लेकिन आप देखिए होठ कैसा कहां हो रही है, क्या हो रहा है, गोल हो रहा है। इसका मतलब जब तक गोल नहीं होगा तो ओ आपका बनेगा नहीं, ओ आपका उच्चारण होगा नहीं आपसे, ना हमसे ना आपसे। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब देखिए, ए हो गया, आय हो गया और छा हो गया। इसका कंठ तालु, कंठ और तालु मिलाकर क्या, यानी कि उच्चारण स्थान बाहर आता है। कंठ भी प्रयोग में आ रहा है, अब तालु भी आ रहा है। जैसे पढ़ के देखिए, ए आय छा, मतलब आप जब बोल रहे हो तो कंठ का तो उपयोग हो ही रहा है, लेकिन जब बोल रहे हो तो तालु में जाकर के क्या हो रहा है, जिभ सट रहा, छा आय, आप टेढ़ा करके मुंह बोल रहे हैं, ए, इस प्रकार से आप बोल रहे हो।
तो इसलिए इस वर्ण को, ये तीनों वर्ण को क्या बोला गया? कंठ तालु वर्ण बोला गया। आ जाएगा एग्जाम में कि चलिए बताइए ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए का उच्चारण स्थान बताना होगा तो कंठ तालु वर्ण बोलेगा। कंठ ताल वर्ण भी बोला जाता है इसे, कंठ ताल वर्ण। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए त्रा जो है आपको ता और रा को मिलाकर के बनता है। ये जो त्रा दिख रहे हैं आप, दंत और मूर्धा दोनों का प्रयोग कर रहा है बोलते समय, उच्चारण करते समय, दोनों का, दंत और मूर्धा। त्रा देखिए बोल के त्रा त्रा, यानी कि जिह्वा जो है आपका दांत में जाके सट रही है, त्रा। और यानी कि योगा भी कर रहा है, क्या कर रहा? योगा भी कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? त्रा को दंत मूर्धा वर्ण बोला गया। उच्चारण स्थान कहां हो गया? दंत मूर्धा वर्ण। ठीक, आगे और बात करते हैं जो लास्ट तक मैं लिखा हूं। यहां पे स्रा की बात कर रहा हूं। स्रा की जब बात कर रहा हूं मैं, तो स्रा आप देख रहा है तो इसका तालु और मूर्धा दोनों है। इसका दंत और मूर्धा था त्रा का, लेकिन इसका तालु और मूर्धा दोनों है। आप बोल के देखिए स्रा, स्रा आप जब बोल रहे हैं तो स्रा आप जब बोल रहे हैं तो देखिए आप, यानी कि क्या हो रहा है कि सबसे पहले जीभ जो है तालु में जाकर सट रहा है, तालु में, और साथ ही साथ योगा भी कर रहा है जिह्वा, साथ ही साथ क्या कर रहा? योगा भी कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? तालु मूर्धा वर्ण बोला गया, तालु मूर्धा वर्ण बोला गया। तो इस प्रकार से मैं क्या किया? वर्ण और उसका उच्चारण स्थान बताया। अब देख लेते हैं थोड़ी सी आगे नोट पॉइंट में लिखा हूं। नोट पॉइंट में क्या लिखा हूं आप गौर कर सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं ये बात को लेकर के कि री, इस री की बात कर रहा हूं और ये री में अंतर बताया हूं। ये री और ये री में अंतर देखने जा रहा हूं, यानी कि इस री की अगर बात करते हैं तो इस री के कहने का मतलब ये जो रा है आपका, रा एक व्यंजन वर्ण है। तो कैसा व्यंजन? या रा लावा, याद कीजिए वहां, या रा लावा अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन वर्ण तो है लेकिन कैसा? अंतस्थ व्यंजन। इसलिए मैंने क्या बोला? व्यंजन वर्ण है। इसलिए रा का, रा जो आप देख रहे हैं, रा का प्रयोग अपने मूल रूप से, अपने मूल रूप में छोटा ई की मात्रा लगाकर, देख लीजिए, छोटा ई की मात्रा लगाकर किया जाता है, छोटा ई की मात्रा लगाकर किया जाता है। यानी कि रा का प्रयोग अपने मूल रूप में, यानी कि छोटा ई की मात्रा लगाकर, यानी कि किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे में देखिए रा हलंत लिखा है प्लस क्या? छोटा ई दिया, तो मैं शब्द बनाना चाहूंगा इससे, तो क्या बनेगा? रिबन बनेगा, रिक्शा बनेगा, ऋषभ बनेगा, और क्या बनेगा? रीना बनेगा। और भी होगा, आदि लिख सकते हैं आप, आदि क्या कर सकते हैं आप? आदि भी लिख सकते हैं, आगे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। और आप शब्द खुद से खोज लीजिए कौन कौन सा होगा। ये तो आपका, यानी कि इस री का प्रयोग हुआ जो यारा लावरा पढ़ते हैं उसका, लेकिन ऋण वाला री की बात करते हैं। ऋण वाला री की बात कर रहा हूं, तो इस ऋण वाला री की बात आप देखिए, करा री या एक स्वर वर्ण है। मैंने बताया था स्वर वर्ण की संख्या कितना? 11, जिसमें से मैंने पढ़ा था आ ई उ ए आई ओ और लास्ट में क्या? री। तो बात सही है कि री क्या? एक स्वर वर्ण है। और री का जो आपका चिन्ह दिखाया है इस प्रकार से, आप देखिए इस प्रकार से दिखाया है। और इसको अगर हम देखते हैं तो री की मात्रा के रूप में, री के मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, री की मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन शब्द कौन कौन सा आएगा? जैसे देखिए आप यहाँ पे लिख दिया हूं, मृग इस रूप में है ना, तो लिखा हुआ ना मृग, रिप, कृषक। कृष्णा भी तो हो सकता है, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल कृष्णा भी तो लिख सकते हैं, कृष्ण भी तो लिख सकते हैं आप, क्योंकि किसका री की बात कर रहा? इस री की बात कर रहा। तो दोनों री में आपको कुछ अंतर पता चल रहा है, इस री में और इस री में। आप देखिए इस प्रकार से, यानी कि ऋण हो गया। तो ऋण मैंने यहां पे लिखा, इसलिए बोला था शुरू कि ऋण वाला शब्द की बात कर रहा हूं, इसलिए इसको यहां पे लिखा हूं। और कोई बात नहीं, इसको गलत नहीं समझिएगा आप सभी। आदि,
ये आपको क्या किया, ये चार्ट बनाकर मैंने क्या किया, पूरा आपका वर्ण और उसका उच्चारण स्थान आज का वीडियो में बताया। वीडियो को देखने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद और जय भारत।